हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं टोल्समैन लर्निंग थ्योरी। टोल्समैन लर्निंग थ्योरी को हम साइन लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं और एक और नाम से और जानते हैं, दैट इज़ साइन सिग्निफिकेंट लर्निंग एंड साइन गेस्टाल्ट लर्निंग। ये तीन नाम है जिससे हम जानते हैं टोल्समैन्स लर्निंग थ्योरी को। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जब हम पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। इससे पहले मैंने बिहेवियरिज्म पे डाल रखा है, उसे भी एक बार ज़रूर देखना, तब आपको और अच्छी तरह से क्लियरिटी और क्लैरिफिकेशन मिलेगा, अच्छी तरह से समझ आएगा। क्योंकि बिहेवियरिज्म के सेकंड पार्ट हम कह सकते हैं एक तरह से, या बिहेवियरिज्म का एक एक्सटेंशन है टोलमैन। पिछली वाली वीडियो में भी मैंने उसे मेंशन कर रखा है बिहेवियरिज्म का, बाकी यहाँ नीचे लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से क्लिक करके पहुँच सकते हैं आसानी से। तो उसमें भी बिहेवियरिज्म में मैंने टोलमैन को इंक्लूड किया था। चलिए फटाफट जल्दी जल्दी समझते हैं टोलमैन्स लर्निंग थ्योरी को। तो अब शुरू करते हैं टोलमैन को। तो ये है हमारे पास टोलमैन के बारे में, और बाकी मैंने कुछ ये जो है नीचे टेक्स्ट, ये टेक्स्ट के फॉर्मेट में डाल रखा है। अगर क्लियरिटी नहीं है सही, पर फिर भी आपको पूरी अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट कंसेप्ट क्या है टोलमैन का, कि बिहेवियरिज्म के बाद, या बिहेवियरिज्म का हम एक तरह से कह सकते हैं एक्सटेंशन है। जब हमने पढ़ा था बिहेवियरिज्म को, हमने पढ़ा था पहले स्ट्रक्चरलिज्म आई, देन फंक्शनलिज्म आई, आफ्टर देन उसके बाद बिहेवियरिज्म आई। जहाँ की हमने देखा था कि स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पे फोकस करती है, कि माइंड का स्ट्रक्चर और पैटर्न पे, जैसे विलियम वुंड लेके आए थे हमारे पास। उसके बाद जो नेक्स्ट है फंक्शनलिज्म, उसमें सिंपल ये कंसेप्ट बताया गया था कि ब्रेन किस तरह से फंक्शन करती है, यानी स्ट्रक्चर का पैटर्न नहीं है, किस तरह से इमेज की लोकेशन इस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ब्रेन एक प्रोसेस है, एक फंक्शन करती है। तो इसे फंक्शनलिज्म कहा गया, जिसके फादर विलियम जेम्स कहे जाते हैं। उसके बाद बिहेवियरिज्म आई, जो कि हमें ये दिखाती थी कि किस तरह से हम किसी भी उसको ह्यूमन बीइंग को, या किसी चाइल्ड को, या किसी को भी हम ट्रेन कर सकते हैं थ्रू एनवायरनमेंट से, कंडीशन करके। हम कहीं पे भी कंडीशनिंग फैक्टर लगा के किसी को भी हम जो है ट्रेन कर सकते हैं। जहाँ बिहेवियरिज्म ने एक और कंडीशनिंग फैक्टर को, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग, जहाँ हमने देखा था इवान पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग, कि किस तरह से एक बेल को, और उनको बेल को कनेक्ट किया गया था बोन के साथ डॉग के लिए। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप प्लीज़ इससे पीछे वाली वीडियो देख लेना, तब आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। वो नहीं देखोगे तो ये बिल्कुल नहीं समझ आएगा। एंड ऑपरेंट कंडीशन हमने दिखाया था बी एफ स्किनर के। तो इसी में हम जब ये सारा कुछ पढ़ते हैं तो हमें एक एग्जैक्टनेस दिखाई देती है, जो कि ये है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, हम स्टिमुलस को देख के रिस्पॉन्स करते हैं। ये बिहेवियरिज्म के अलग अलग स्टिमुलस के थ्रू हम रिस्पॉन्स जो है, किसी की रिस्पॉन्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसमें रेनफोर्समेंट भी किया जा सकता है। स्टिमुलस का मतलब क्या है, अलग अलग चीज़। जैसे किसी बच्चे को अगर हम चॉकलेट दे रहे हैं तो हम उसके, और चॉकलेट से हम उसका ध्यान अपनी तरफ खींचे, तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, चॉकलेट, और उसका ध्यान हम खींच रहे हैं, तो वो क्या है, उसका रिस्पॉन्स। तो स्टिमुलस के थ्रू हम रिस्पॉन्स गेन करते हैं। और अगर और हमें उसका ध्यान चाहिए तो वहाँ पे कई सारी और चॉकलेट रख दो, या फिर हम उसे रेनफोर्स कर सकते हैं, यानी उसको थोड़ा सा और अंदर से और प्रमोट कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये सब थी बिहेवियरिज्म, जो कि फोकस करती थी ऑब्जेक्टिव वैल्यू पे, एक्टिविटी पे, परफॉर्मेंस पे। हम किसी के भी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, किसी को भी, और हम जो है एक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, किसके थ्रू, कंडीशनिंग करके, अलग अलग चीज़ से कंडीशनिंग करके, स्टिमुलस के थ्रू। पर जब हम इसमें जाते हैं इस फैक्ट पे, जो कि टोलमैन का कंसेप्ट है, टोलमैन एक न्यू कंसेप्ट लेके आया जिसे हम कहते हैं पर्पसिव बिहेवियरिज्म, जो कि बिल्कुल ही अगेंस्ट था एस आर रिलेशन से, यानी स्टिमुलस और उसको लेके रिस्पॉन्स करना, इससे बिल्कुल ही अगेंस्ट था। वो नहीं मानते थे बाकी बिहेवियरिस्ट की तरह के एक पर्टिकुलर रिलेशन होता है स्टिमुलस और उसको लेके रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, बाकी मैंने रेड रेड अंडरलाइन कर रखा है नीचे, के पर्पसिव बिहेवियरिज्म लेके आए थे कि हर बिहेवियर के पीछे एक पर्पस होता है, और उसी के थ्रू जो है टोलमैन ने ये प्रेजेंट किया था। और हम इसे आगे और अच्छी तरह डीप में समझेंगे। पहले इस पेज में बस हमें ये समझना है कि वो एस आर रिलेशंस को बिल्कुल नहीं मानते थे, यानी स्टिमुलस के थ्रू रिस्पॉन्स, हम रिस्पॉन्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, रिस्पॉन्स को डिक्रीज़ कर सकते हैं थ्रू स्टिमुलस एंड रेनफोर्समेंट, जो कि सारे बिहेवियरिस्ट मानते थे, इवान पावलोव। और हमारे पास ऑपरेंट कंडीशनिंग के लिए यानी बी एफ स्किनर, इन सब से बिल्कुल ये उल्टे थे। इन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है कि स्टिमुलस से हम रिस्पॉन्स को इम्प्रूव कर सकते हैं,
ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने बताया एक कॉग्निटिव मैप कंसेप्ट होता है, जिसे हम अभी और समझते हैं डीप में, सिंपल वे में समझते हैं। टोलमैन की इस थ्योरी को साइन गेस्टाल्ट थ्योरी का नाम दिया गया, जिसमें कि इन्होंने पूरे साइन गेस्टाल्ट थ्योरी या टोलमैन थ्योरी, जो कि इन सारे कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है, इसके लिए मैंने फ्लो चार्ट बना रखा है यहाँ। फर्स्ट इज सिग्निफिकेंट, जिसे हम कहते हैं गोल यानी मंजिल, एंड साइन इट मीन्स एक्शन, उसको लेके हम कितना काम करते हैं, एंड मीन्स एंड रिलेशन, इसका मतलब इंटरनल प्रोसेस, हम अपने दिमाग में एक तरह से उसको पाने के लिए एक इमेज सेटअप होता है हमारे दिमाग में, हम उसे किस तरह से पाएँ, इट मीन्स हमारा कॉग्निटिव मैप। अब ये कॉग्निटिव मैप क्या है और ये सारा प्रोसेस होता किस तरह से, इसे समझना। तो पहले यहाँ पे बेसिकली बस हमें इतना ध्यान रखना है कि साइन गेस्टाल्ट थ्योरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। इट मीन्स गोल, यानी हमें कौन सा गोल अटेन करना है, दैट इज़ कॉल्ड सिग्निफिकेंट, यानी बिहेवियर का गोल, हमें कौन सा गोल लेना है, एक्सेप्ट करना है, यानी कौन सा मंजिल हमें चाहिए जिसे हम चाहते हैं करना। एंड साइन, उसके लिए कौन से हम एक्शन के थ्रू जाएंगे और उसके लिए हम अपने इंटरनल प्रोसेस और रिलेशनशिप बाकी सब चीज़ों को कैसे समझेंगे, यानी सब स्टिमुलस के बीच में रिलेशन, कि हर चीज़ के बीच में हम रिलेशन कैसे समझेंगे, वो सब कुछ अभी आपको आगे जाके ये सब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इतने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये है टोलमैन, और टोलमैन का कॉग्निटिव मैप समझते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही फेमस है। टोलमैन एक सिंपल कंसेप्ट लेके आए बिहेवियरिज्म में, कि एक कॉग्निटिव मैप का, कॉग्निटिव मैप क्या होता है इसको एक बारी हम समझते हैं। पहले डेफिनेशन अगर हम देख लें डीप से, कि इंटरनल परसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फीचर्स एंड लैंडमार्क, कि जो हम अलग अलग चीज़ों को, जैसे कि जो भी हम अपने दिमाग में हर एक जो काम हम करते आते हैं डेली लाइफ में, उसका एक मैप हमारे दिमाग में स्टोर हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड कॉग्निटिव मैप, उसी को हम कॉग्निटिव मैप कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई काम कर रहे हैं और हम वो डेली पर्पस पे कर रहे हैं, रोज़ हम कर रहे हैं, पर हमने ये नहीं सोच रखा कि वो हमारा एक गोल है कि क्या है, हम उसी काम को रोज़ कर रहे हैं, रोज़ परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस काम को जिस तरह से हम करते हैं उसकी पूरी एक मैप के थ्रू वो पूरा जो इमेज सेट हो जाता है हमारे दिमाग में, ठीक है। और वो सारा हमारे दिमाग में एक अच्छी तरह से इमेज सेट हो जाता है, इसी को हम कॉग्निटिव मैप कहते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कॉग्निटिव मैप हम डेली वर्क के थ्रू करते हैं, हम एनवायरनमेंट में भी जो भी चीज़ देखते हैं वो सारा हमारे दिमाग में स्टोर हो जाता है। ये हालांकि अलग बात है कि हम उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, पर फिर भी हर एक की इमेज, वही प्रोसेस अगर हम रोज़ करते जा रहे हैं तो उसकी एक इमेज पूरा सेट हो जाती है हमारे माइंड के अंदर। दिस इज़ कॉल्ड कॉग्निटिव मैप। इसमें मेंशन है दैट टोलमैन कॉइन्ड द टर्म द कॉग्निटिव मैप व्हिच वाज इंटरनल परसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स एंड लैंडमार्क। जो भी बाहर के जो फीचर्स होते हैं, जो लैंडमार्क होते हैं, अलग अलग जगह, अलग अलग लोकेशन, जिसके थ्रू अगर हम एक बार गए, दो बार गए, तीसरी बार हम अपने आप बता देते हैं इसको ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, हमें ऐसे जाना है, यहाँ से राइट लेना है, यहाँ से लेफ़्ट लेना है। क्यों? क्योंकि उस चीज़ को लेके हमारे दिमाग में पहले से ही एक इमेज सेट हो चुकी है। इसी को कॉग्निटिव मैप कहा है, जो कि बिहेवियरिज्म में एक न्यू कंसेप्ट लेके आई थी। बिहेवियरिस्ट ये कहते थे कि स्टिमुलस के थ्रू हम किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचते हैं, रिस्पॉन्स जनरेट होता है, पर ना तो यहाँ पे स्टिमुलस है और यहाँ पे क्या है, कॉग्निटिव मैप के थ्रू जो है वो रिस्पांस जनरेट हो रहा है। उसके दिमाग में पहली एक इमेज सेट है, उसको देख के वो रिस्पांस दे रहा है। 3-4 दिन पहले उसके दिमाग में जो इमेज सेट हो गई, या 1 महीना या 1 साल पहले जो, और बार बार रिवाइज हो रहा है वो चीज़, तो उसके दिमाग में एक मैप सेट हो गई। तो यहाँ स्टिमुलस तो है ही नहीं, या कोई ध्यान तो खींच रहा नहीं, पर फिर भी बिना उसके स्टिमुलस के वो रिस्पॉन्स दे रहा है, तुम्हें बता रहा है कैसे जाना है, आगे से लेफ़्ट लेना है, राइट लेना है, या बाकी कोई भी डिसीज़न जो लाइफ में इंसान लेता है और उसके पास जो पीछे एक्सपीरियंस होता है, यानी जो एक तरह से माइंड मैप होता है उसका, इसी को हम कॉग्निटिव मैप कहते हैं। और एग्जैक्टनेस के लिए अगर पेपर में अगर आपको पूरी अच्छी तरह से डिफ़ाइन करना हो, तो जितने भी मेरे फ्लो चार्ट है वो तो आपको करना ही है वैसे के वैसे ही। और साथ ही साथ ये रहा टोलमैन्स कॉग्निटिव मैप का मतलब है क्या। देखो, टोलमैन कॉइन्ड द टर्म द कॉग्निटिव मैप व्हिच इज़ एन इंटरनल रिलेशनशिप ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फीचर और लैंडमार्क। ही थॉट दैट इंडिविजुअल एक्वायर लार्ज नंबर ऑफ क्यूज और सिग्नल। उसको टॉलमैन ने सिंपल कहा कि एक इंडिविजुअल अपने परसेप्शन के थ्रू उसके पास कई सारे सिग्नल और इमेज होते हैं जो कि वो एनवायरनमेंट से गैदर करता है, और यही सब कुछ उसके दिमाग के अंदर स्टोर हो जाता है इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, जिसे हम कॉग्निटिव मैप कहते हैं। बाय यूजिंग दिस
internal representation of a physical space. They could get the goal by knowing where it is complex of environmental feature. Shortcut interchangeable routes are possible with this model. कहते हैं कि इस मॉडल के थ्रू शॉर्टकट्स भी अपनाए जा सकते हैं। वो उनके अंदर की कुछ अपनी कॉग्निटिव मैप की पावर होती है कि किस तरह से एक इंसान जो है अलग अलग चीज़ों को देख के सिग्नल को अपने दिमाग में जिसके उसके हिसाब से जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होगी वो उसको अपने दिमाग में स्टोर करना शुरू कर देगा और उससे वो एक इमेज बिल्ड कर लेगा और अपने दिमाग के अंदर रखेगा। कल परसों अगर उसी रास्ते से हम जा रहे हैं तो उसको पता है उसने कौन कौन से सिग्नल नोट किए थे, तो वहाँ के थ्रू हमें शॉर्टकट भी लेके जा सकता है। इट मीन्स हर एक इंसान का अपना कॉग्निटिव बिल्ड अलग होता है, कॉग्निटिव मैप अलग होता है और हर चीज़ को हम स्टिमुलस के थ्रू रिस्पॉन्स को नहीं जनरेट कर सकते। हम अपने लाइफ के जो जिस तरह से हम सेट करते हैं अपने अलग अलग सिग्नल्स को, उसके थ्रू हम एक मैप डिज़ाइन करते हैं और उसी मैप पे हम अपने आप चलना शुरू कर देते हैं। और चलने के लिए बस हमें एक दो बारी रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत होती है, यानी या मोटिवेटिंग फैक्टर का। कोई मोटिवेट कर दे तो ऑटोमेटिकली हम शिफ्ट हो जाते हैं उस चीज़ पे। या हमारे लाइफ में कभी भी कोई ऐसा मौका आ जाए जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो वो चीज़ अपने आप निकल के सबके सामने आ जाती है। तो ये है कॉग्निटिव मैप जो कि विदाउट स्टिमुलस के काम कर रही थी, जो कि बिहेवियरिस्ट के एसआर रिलेशन के बिल्कुल अगेंस्ट थी। हल का कुछ बहुत कंसेप्ट देखा जाता है, हल थिंकर जो है उनका कंसेप्ट देखा जाता है। उन्होंने कहा था कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स से सब कुछ नहीं होता, बीच में एक इंटरवेनिंग फैक्टर होते हैं और भी कई अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे कि डिज़ायर, हमारी इच्छाएं अंदर, ठीक है, ऐसे, और हमारा ड्राइव के किस तरह से हम चीज़ों को लेके ड्राइव होते हैं। वो मैं आगे हल वाली जब हम हल थिंकर पे बनाएंगे तो मैं उसमें बिल्कुल अच्छी तरह से आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा ड्राइव का मतलब क्या है और ये सारा बिल्कुल डिटेल में। Now move to the next page. The Tolman was a centralist. Tolman एक सेंट्रलिस्ट थे। सेंट्रलिस्ट का मतलब क्या है, जो कि ये डिफ़ाइन करते थे कि ब्रेन के फंक्शन पे डिपेंड करता है। इट मीन द CNS, इट मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, ना कि पेरिफेरलिज्म जिसे हम कहते हैं बिहेवियरिज्म के कंसेप्ट पे, यानी SR रिलेशन के ऊपर। तो टोलमैन का मानना था हमारे दिमाग के अंदर, CNS के अंदर हर चीज़ पहले जो हम नोटिस करते हैं लाइफ में वो एक तरह से स्टोर हो जाती है और हमें पता भी नहीं होता हम उस चीज़ को याद कर रहे हैं या उस चीज़ को अपना रहे हैं, पर वो एक तरह से उसकी एक इमेज सेट हो जाती है जिसे हम कॉग्निटिव मैप कहते हैं। और इस तरह की लर्निंग जिसमें कि हम फुली तरह से अवेक नहीं होते कि हम चीज़ों को लर्न कर रहे हैं बाय कॉन्शियस माइंड, कि हाँ हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, हम याद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम उस चीज़ को करते रहते हैं बिना ये समझे कि हम उस चीज़ को याद कर रहे हैं या उसे लर्न कर रहे हैं, वो चीज़ अपने आप हमारे दिमाग में सेट हो जाती है। इसी को लेटेंट लर्निंग कहा गया, डिफाइंड एज अ लर्निंग विच इज़ नॉट एपरेंट इन द लर्नर्स बिहेवियर एट द टाइम ऑफ लर्निंग। जब वो लर्न कर रहे होते हैं तब उनके बिहेवियर में उस टाइम पे चेंजेस नहीं आते, बट विच मैनिफेस्ट लेटर व्हेन इज सूटेबल मोटिवेशन एंड द सर्कमस्टांसेस अपीयर। पर वो अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाता है इंसान के अंदर जब कोई ऐसे हालात आते हैं या कोई उन्हें मोटिवेट करता है। जिस टाइम लर्न कर रहे हैं उस टाइम उन्हें पता ही नहीं होता कि वो इसे लर्न कर रहे हैं, या उस टाइम पहचान में नहीं आएगा कि उन्होंने उस कंसेप्ट को लर्न किया है। पर आफ्टर दैट सेकेंड एंड 3 टाइम्स और 3 एंड 4 टाइम्स जब उसके बाद एकदम से या कोई मोटिवेशन का फैक्टर या कोई ऐसे हालात आ जाए तो वो अपने आप वो चीज़ जो है जो उनके दिमाग में एक कॉग्निटिव मैप है जो स्टोर हुआ है वो वर्क और प्रोसेस में आना शुरू कर देगा। तो इन्होंने इंटरवीनिंग वेरिएबल्स बताए थे, जैसे मैंने बताया था हल का कंसेप्ट जो इन्होंने इसमें भी हमें समझने को मिलता है कि उन्होंने बताया कि डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड इंटरवेनिंग, ये 3 फैक्टर होते हैं। डिपेंडेंट का मतलब क्या है, जिसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड होते हैं, जिस पे डायरेक्टली डिपेंड हुआ जा सके, जैसे कि बिहेवियर और रिस्पॉन्सेज बीइंग ऑब्जर्व और मेजर्ड, जिसे हम ऑब्जर्व करें जो हमारे बिल्कुल आंखों के सामने हो और उसे ऑब्जर्व करें तो उसे हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट। अब हम समझते हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट भी 2 तरह का होता है। फर्स्ट थिंग इज़ अबाउट द इन्वायरमेंट एंड इंडिविजुअल वेरिएशन। हर किसी को अलग अलग हालात मिलते हैं, उसके थ्रू जाके वो अपने माइंड मैप को सेट करता है, या हर इंडिविजुअल अलग होता है, उसकी लाइफ में हर चीज़ को लेके अलग इंपॉर्टेंस होती है। अब किसी के लिए बुक वैल्यूएबल है तो किसी के लिए लाइफ के और फैमिली ये इंपॉर्टेंट है, तो हर किसी का एक अपना ट्रेंड होता है, उसके थ्रू वो अपनी एक कॉग्निटिव मैप को डिज़ाइन देता है। और इंटरवेनिंग फैक्टर का मतलब क्या है, ये सिंपली रिलेशन है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, कि किस तरह से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के ऊपर रिलेशन क्या है दोनों के बीच में। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो ऑब्जर्वेबल है, इट मीन्स एक चाइल्ड ले लेते हैं, एक बच्चा, वो ऑब्जर्वेबल है, हम सबको दिखाई दे रहा है, और वो किस तरह से इंटरेक्ट हो रहा है इन्वायरमेंट के साथ, या उसके अंदर की वेरिएशन क्या है
जिस तरह से उसने अपने कॉग्निटिव मैप को डिज़ाइन दिया, यानी किस तरह से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की वजह से एक इंटरनल कॉग्निटिव प्रोसेस जनरेट होता है, उसको हम कहते हैं इंटरवीनिंग। यानी डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट अगर हम लगा लें कि चाइल्ड है जिसके हम बिहेवियर और रिस्पॉन्स को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, एक बच्चा, और वो किस तरह से इन्वायरमेंट के थ्रू इंटरेक्ट होता है और उससे उसके अंदर यानी उसका माइंड मैप कैसा सेट होता है, या उसका कॉग्निटिव प्रोसेस कैसे जनरेट होता है, या फिर वो इंडिविजुअल खुद कैसा है कि वो हर एक वेरिएशन कैसी, हर एक बच्चे में एक अलग अलग वेरिएशन होती है, तो वो खुद अलग चीज़ों को किस तरह से इंटरप्रेट करता है, ये सब इंटरवीनिंग फैक्टर होते हैं। इट मीन्स समवट रिलेशन यू कैन से बिटवीन दैट ऑफ द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। ये अगर हम बात करें तो इससे हम सिंपल कह सकते हैं दैट दे आर डिफाइनेबल, मेजरेबल बट नॉट ऑब्जर्वेबल। ये दिखाई नहीं देता कि बच्चा किस तरह से इंटरेक्ट है समाज के साथ, ये हमें दिखाई नहीं देगा, बस हमें खुद पता करना पड़ेगा उसका माइंड सेटअप क्या है, उसके अंदर कॉग्निटिव प्रोसेस क्या जनरेट होता है अलग अलग इन्वायरमेंट को लेके, या फिर वो इंडिविजुअल कैसा है, वो अंदर से खुद कितना वेरिएंट है, किस तरह से डिफ़र है बाकियों से, उस इन्वायरमेंट को लेके वो अंदर से खुद क्या किस तरह से वो सोचता है, दैट्स ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ यू कैन सी द इंटरवीनिंग फैक्टर। तो लर्निंग में इन्होंने बेसिकली बताया कि लर्निंग CNS पे डिपेंड करती है। इट मीन्स ए सेंट्रलिस्ट पार्ट है टोलमैन के अकॉर्डिंग। लर्निंग जो है वो एक लेटेंट थ्योरी है, जिस टाइम पे लर्न करते हैं उस टाइम पे एकदम से असर नहीं दिखेगा, पर बाद में क्योंकि कॉग्निटिव मैप सेट हो जाएगा तो बाद में वो एकदम से जनरेट होगा जब रेनफोर्समेंट होगा या फिर मोटिवेशन होगी। नाउ नेक्स्ट पेज, द लेटेंट लर्निंग। यहाँ पे डेफिनेशन है दैट लेटेंट लर्निंग इज़ अ फॉर्म ऑफ लर्निंग दैट इज़ नॉट इमीडिएटली एक्सप्रेस्ड इन एन ओवर्ट रिस्पॉन्स, जो कि बिल्कुल क्लियर रिस्पॉन्स से नहीं उस टाइम पता चलता। इट ऑकर्स विदाउट एनी ऑब्वियस reinforcement of the behavior or the association that are learned. Latent learning is not readily apparent to the researcher but it is not shown behaviorally until there is sufficient motivation। जब तक मोटिवेशन नहीं होगा जब तक हम इसे पहचान ही नहीं सकते। तो दिस टाइप ऑफ लर्निंग ब्रोक द कॉन्स्ट्रेन ऑफ बिहेवियरिज्म। तो इससे बिहेवियरिज्म के कई कॉन्स्ट्रेन टूटे which stated that the process must be directly observable and that the learning was direct consequence of conditioning to stimuli। तो लर्निंग का सिंपल मतलब होता है किस तरह से एक स्टिमुलस नहीं, अलग अलग स्टिमुलाई, द कनेक्शन एंड द इंटरकनेक्शन ऑफ ऑल द स्टिमुलाई दैट सेट्स अप अ मैप टू द इंडिविजुअल। के अलग अलग स्टिमुलस के बीच में जो रिलेशन है वो स्टिमुलाई है, और वो स्टिमुलाई एक मैप जनरेट करेंगे इंडिविजुअल के माइंड में। दैट इज़ होल प्रोसेस ऑफ टोलमैन्स पर्पसिव बिहेवियरिज्म एंड साइन गेस्टॉल्ट कंसेप्ट। इसे साइन गेस्टॉल्ट कंसेप्ट भी कहा गया। गेस्टॉल्ट का सिंपल मतलब होता है एक स्टिमुलस को देख के नहीं काम करना, अलग अलग स्टिमुलस के बीच में हमें कनेक्शन समझना पड़ेगा और वो कहलाएगा स्टिमुलाई। कि मतलब हमें सिंपल एक चीज़ से नहीं समझना, स्टिमुलाई का कनेक्शन पता होना चाहिए। जैसे कि हमने इसमें बताया कॉग्निटिव मैप बिल्ट होता है, वो मैप तब बिल्ट होता है जब वो अलग अलग स्टिमुलस को देखेगा और उनके बीच में रिलेशन समझेगा। जैसे अभी उसने देखा एक साइन बोर्ड लेफ़्ट साइड है, एक और साइन बोर्ड आगे राइट साइड है, एक और साइन बोर्ड आगे उसमें सीधा है, तो उसने तीन चीज़ों को देखा, तीनों के बीच में कनेक्शन लगाया और उसने एक मैप सेट कर लिया कि पहले लेफ़्ट जाना है, फिर राइट जाना है, फिर सीधा। तो ये है स्टिमुलाई। स्टिमुलस का मतलब होता है एक, स्टिमुलाई का मतलब होता है प्लूरल ऑफ स्टिमुलस। इन सब के बीच में कनेक्शन जो है वो इंटरकनेक्शन करके, और इंटरकनेक्शन जो है वो लीड करती है कॉग्निटिव मैप को, जो कि बिल्ट होता है। और ये फर्स्ट टाइम नहीं बिल्ट होता, फर्स्ट टाइम बिल्ट तो होता है पर फर्स्ट टाइम ऑब्जर्वेबल हमें पता नहीं चलता कि लर्नर को कि उसने ये लर्न कर लिया है, इसी के लिए इसे लेटेंट लर्निंग का प्रोसेस भी कहा जाता है। पर सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ टाइम पे जब कभी भी ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं या ऐसा इन्वायरमेंट सेट होता है या मोटिवेशन मिलता है या रीइंफोर्समेंट मिलता है, तो ये जो कॉग्निटिव मैप है इसके ऊपर माइंड प्रोसेस करना शुरू कर देता है। वो सब स्टिमुलाई के थ्रू जो कॉग्निटिव मैप उसके माइंड में सेट है वो वर्क करना शुरू कर देगी। नाउ नेक्स्ट पेज, इस पूरे प्रोसेस को और डीप में समझना होता है। टॉलमैन्स मेज़, ये देखो ये पूरा टॉलमैन का मेज़ है उनका, जहाँ पे इन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया था एक रैट को लेके। ये पूरा एक ट्रैप है, जहाँ जहाँ पे डॉटेड डॉटेड आपको मार्क दिख रहा है वो एक तरह से कर्टेन है, और ये डोर है, ये जो ट्रायंगल फॉर्म में ब्लैक ट्रायंगल ये डोर है। एक साइड स्टार्ट दिख रहा होगा आपको बिल्कुल साफ पूरे इस मेज़ में, और दूसरी साइड है फूड बॉक्स यानी खाना रखा गया है। और ये जो खाना है एक तरह से हम कह सकते हैं रीइंफोर्समेंट है या मोटिवेशन है, जो कि रैट को यहाँ पे आने के लिए एक तरह से बाद में समझ आएगा आपको और अच्छी तरह से जब मैं समझाऊंगा, क्योंकि एक फर्स्ट टाइम कॉग्निटिव मैप सेट होगा रैट के माइंड में, फिर बाद में ये रीइंफोर्समेंट का काम करेगी और मोटिवेशन का काम करेगी फूड बॉक्स, जिसके थ्रू वो अपने कॉग्निटिव मैप पे दोबारा उस चीज़ को फॉलो अप करेगा। अब देखते हैं एम क्या है।
एम वही है कि हमें ये प्रूव करना है इसमें कि जो पूरा प्रोसेस है वो ये है कि स्टिमुलस हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, कि स्टिमुलस से रिस्पांस जनरेट नहीं करती। रिस्पांस जनरेशन के लिए पहले एक कॉग्निटिव मैप सेट होना चाहिए, उसके बाद उस मैप के थ्रू रीइंफोर्समेंट करवाया जाएगा। यानी पहले चूहा सिंपल इसमें से होता होता कुछ चूहे छोड़े जाएंगे जो कि होते होते फूड बॉक्स तक पहुंचेंगे। तीन तीन चार बारी ऐसे हैं चूहे, कुछ ऐसे 3-4 चूहे होंगे जो कि बिल्कुल पूरे इसमें फूड बॉक्स तक पहुंच चुके होंगे। अब उन्हें पता चल गया कि यहाँ पे फूड बॉक्स है, इससे नेक्स्ट टाइम जब उन्हें छोड़ा जाएगा तो एग्जैक्ट वहाँ पहुँच जाएंगे। क्यों? क्योंकि 3-4 बारी वो पहले यहाँ फूड बॉक्स के लिए आए थे, तो उनके दिमाग में ये पूरा मैप जो है कॉग्निटिव मैप सेटअप हो चुका था, और जिस तरह से वो आ रहे थे वो उनका लेटेंट लर्निंग था, वो उस समय पे लर्न कर रहे थे चीज़ों को, और एंड में जो है फूड बॉक्स उनके लिए रेनफोर्समेंट और स्टिमुलस का काम रेनफोर्समेंट और मोटिवेशन का काम करता है, तो एकदम से वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो वो बात प्रूफ होगी कि स्टिमुलस नहीं है सब कुछ, मेन क्या है, इज़ अबाउट द कॉग्निटिव मैप। अब हम इसे समझते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। तो क्या देखते हैं हम, डे 1 टू 17, 1 से लेकर 17 तक, एवरी टाइम दे गॉट टू एंड गिवन फूड, वो एंड तक पहुँचे, उन्हें खाना दिया गया, इट मीन्स रेनफोर्स किया गया चूहों को। न ग्रुप 2 डिलेड रिवॉर्ड, अब हमने रिवॉर्ड को डिले किया, यानी 1 से लेकर 10 तक, यानी 1 से लेकर 10 दिन तक, एवरी टाइम दे गॉट टू एंड, वो एंड तक पहुँचे पर उन्हें खाना नहीं दिया गया। और 11 टू 17, 11वें से 17वें दिन तक उन्हें खाना दिया गया। और ग्रुप 3, जब ग्रुप 3 वाले चूहे को छोड़ा गया तो उन ग्रुप 3 में क्या लेके आए हम न्यू कंसेप्ट के, हमेशा वो एंड तक पहुँचे पर उन्हें खाना नहीं दिया गया। रिजल्ट क्या निकल के आता है, द डिलेड रिवॉर्ड ग्रुप लर्न द रूट ऑन 1 to 10 एंड फॉर्म ए कॉग्निटिव मैप ऑफ द मेज, कि जो डिलेड रिवॉर्ड है, जिनको रिवॉर्ड डिले करके दिया गया, इट मीन्स जिनको 1 to 10 डेज़ जो है कुछ रिवॉर्ड नहीं दिया गया, और 11 to 17 में उन्हें रेनफोर्स किया गया, उन्हें खाना दिया गया। तो ये हमें पता चला कि जो द डिलेड रिवॉर्ड ग्रुप लर्न द रूट ऑन डेज 1 to 10 एंड फॉर्म ए कॉग्निटिव मैप ऑफ द इमेज, कि 1 से लेके 10 तक वो जब आए, जब उन्हें खाना नहीं मिला, पर उस टाइम तक उन्होंने अपने दिमाग में एक मैप सेट कर लिया था, कॉग्निटिव मैप। दे टुक लॉन्गर टू रीच द एंड ऑफ द मेज बिकॉज देयर वाज नो मोटिवेशन फॉर देम टू परफॉर्म, और वो लेट पहुंचते थे क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ पे मिलना कुछ है ही नहीं, तो आराम से चलो, ठीक है। एंड फ्रॉम डे 11 ऑनवर्ड्स दे हैड मोटिवेशन टू परफॉर्म, उन्हें मोटिवेट किया गया, उन्हें फूड दिया गया, तो अब उनके ग्राफ में एकदम से सडन अगर हम कहें तो उछाल आई उनके ग्राफ में। अब जिस तरह से वो पहले परफॉर्म कर रहे थे उससे डबल पेस उन्होंने करना शुरू करा। पहले तो वो ये कर रहे थे कि डिले कर रहे थे, बस एक मैप तो सेट हो गया था पर उन्हें पता है उन्हें मोटिवेट नहीं किया जा रहा था। अब उनके दिमाग में मैप सेट है, तो अब उन्हें मोटिवेट करने के लिए खाना रख दिया गया, तो वो एकदम से फटाफट वहाँ पहुँच गए फॉर रिवॉर्ड के लिए भी, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द कॉग्निटिव मैप जो उनके दिमाग में बिल्ट हो चुका है। एंड थर्ड इज़ ऑफ लेटेंट लर्निंग, जो वो लर्न कर चुके थे 1 to 10 डेज़ तक। तो इस तरह से टॉलमैन के एक्सपेरिमेंट जो है वो प्रूफ करता है कि कॉग्निटिव मैप इज़ मोर देन यू कैन से अबव देन दैट ऑफ द स्टिमुलस। Now move to the next is about the learning. The Tolman identified it like 6 types of learning. 6 टाइप ऑफ लर्निंग लेके आए ये जो टोलमैन थे, इनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं द 6 टाइप ऑफ लर्निंग। द फर्स्ट इज द ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड इज फील कॉग्निशन मोड एंड द फील एक्सपेक्टेंसीज एंड बाय कैथेक्सिस एंड इक्वलेंस बिलीफ एंड द मोरल पैटर्न्स। सबको समझते हैं 1 to 1। पहले लर्निंग बाय कैथेक्सिस। कैथेक्सिस का सिंपल मतलब होता है दैट अबाउट एसोशिएटिंग ड्राइव विद डिज़ायर, हमारे अंदर की जो ड्राइव है उसे डिज़ायर से कनेक्ट करना, दोनों के बीच में कनेक्शन। ये आपको और अच्छी तरह समझ आएगा जब हम हल करेंगे तो उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ड्राइव का मतलब है जो हमारे अंदर चेंजेस आने लग जाते हैं जब हम अपने जिस चीज़ की हमारे अंदर डिज़ायर होती है, अगर हम वो अपनी लाइफ में उस चीज़ को ना पा पाएँ तो हमारे अंदर जो है ड्राइव आना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे प्यास लग रही है और मैं पानी को एक पल के लिए इग्नोर कर दूँ कि बाद में पीऊँगा, तो ड्राइव क्या आने लग जाएंगे, होंठ सूखने लग जाएंगे, अजीब सा मन हो जाएगा, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा अजीब लगने लग जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड ड्राइव। और उस ड्राइव के थ्रू एक रेनफोर्समेंट आएगा, पहले से डबल मेरे अंदर एक जनरेशन आएगी, एक तरह से जनरेट होगा कि मुझे बस किसी तरह से अपने थर्स्ट को बुझाना है, थर्स्ट यानी पूरी प्यास को बुझानी है मेरे को, और एकदम से उस ड्राइव को रिमूव करने के लिए रेनफोर्समेंट के थ्रू मैं अपने डिज़ायर को हिट करूँगा।
तो यही है यानी ड्राइव और डिज़ायर के बीच में रिलेशनशिप। यानी फाइनली मेरे को प्यास लगी और मैंने पानी को बिल्कुल साइड कर रखा, उतनी प्यास नहीं लगी कि नेक्स्ट टाइम पीऊँगा तो बाद में पी लूँगा, पर होठ वोट सूखने लग गया, अंदर से अजीब सा लगने लग गया। तो उस लिए जो है मेरे अंदर ड्राइव ने ये सारे सिम्टम्स दिखाने शुरू कर दिए। तो रेनफोर्समेंट आएगा, मैं अब डबल पेस के थ्रू जाऊंगा ताकि मैं किसी तरह से अपनी प्यास को बुझा सकूं। तो ये आए हैं, इसी को हम कहते हैं कैथेक्सिस, जो कि हम इस कंसेप्ट से समझ सकते हैं कि पहले कॉग्निटिव मैप बिल्ट होगा, फिर दोबारा कॉग्निटिव मैप बिल्ट होगा, पर फाइनली जब तक हमारे पास आगे रिवॉर्ड ना रखा जाए, रेनफोर्स ना किया जाए, तब तक हम अपने ड्राइव को डिज़ायर तक सेट नहीं कर सकते। सेम एग्जांपल है पानी और सेम एग्जांपल है यानी एक तरह से मैप कनेक्शन। अब आते हैं इक्विवेलेंस बिलीफ। कॉग्निटिव मैप के कंसेप्ट के थ्रू हमें ये पता चल जाता है इक्विवेलेंस बिलीफ। एक बारी हमारे दिमाग में अगर मैप सेट हो गया, चाहे हमें रेनफोर्समेंट कम किया जाए या रेनफोर्स ज़्यादा किया जाए, यानी ज़्यादा अमाउंट में अगर हमें अट्रैक्ट किया जाए एक अच्छी तरह से, ज़्यादा अमाउंट में अगर हमें रेनफोर्स किया जाए या रिवॉर्ड ज़्यादा रखा जाए या कम रखा जाए, हम दोनों के फॉर्म में हम उसी कॉग्निटिव मैप को फॉलो करेंगे जो हमारे अंदर बिल्ट हो रखा है। फील्ड एक्सपेक्टेंसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फील्ड एक्सपेक्टेंसी, इसका सिंपल मतलब है एक टाइम पे जो इंडिविजुअल है, जो लेटेंट लर्नर है, वो लर्न कर रहा होता है और अलग अलग गेस्टॉल्ट का मतलब क्या है, उसने अलग अलग स्टिमुलस को लेके और उनकी कनेक्टिविटी को लेके एक मैप डिज़ाइन करके अपने दिमाग के अंदर रख लिया है। इट मीन्स गेस्टॉल्ट का मतलब होल, अकेला नहीं समझना, सब स्टिमुलस को कंबाइन करके स्टिमुलाई के थ्रू देखना है, एक के थ्रू नहीं होना बल्कि सबके बीच में इंटर रिलेशन देखना, इसी को होल कहते हैं यानी कंप्लीट, जिसे गेस्टॉल्ट कहा जाता है। इस तरह से एक माइंड मैप को अपने दिमाग के अंदर रख लिया जाता है, इसे इंटरनल मैप कहते हैं। यही फील्ड एक्सपेक्टेंसी कहलाती है, जो कि हमें अलग अलग फील्ड में, मार्केटिंग के फील्ड में, स्टडी के फील्ड में, हर जगह फील्ड में हमारी हेल्प करती है। सबका अलग डिज़ाइन होता है, सबका एक अलग पैटर्न होता है किसी चीज़ को लर्न करने का, किसी चीज़ को समझने का। कोई बिल्कुल जल्दी लर्न करता है, कोई बिल्कुल लेट लर्न करता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एक्सपेक्टेंसी एंड द माइंड मैप एंड द कॉग्निटिव स्किल ऑफ योर्स। द नेक्स्ट वन इज़ द फील्ड कॉग्निशन मोड, कि हम फील्ड कॉग्निशन मोड को किस तरह से सेट करते हैं। ये हमारे डिपेंड करते हैं परसेप्शन पे, मेमोरी पे एंड इन्फ्रेंसेस फंक्शन, कि हम उस चीज़ को लेके किस तरह से फंक्शन करते हैं। अब कॉग्निटिव मैप को डिज़ाइन देना है। अब मैं ये नहीं कह सकता हर इंडिविजुअल का कॉग्निटिव मैप एक सेम होगा, बिल्कुल मेन एक तरह का ही होगा, नहीं। किसी का कॉग्निटिव मैप जो है बहुत स्ट्रांग होता है और किसी का बहुत वीक होता है। ये डिपेंड होता है कि वो इंटर कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस कैसे समझते हैं, किस चीज़ को वो मार्क करते हैं। एक जगह से मुझे दूसरी जगह जाना है, मैंने अलग अलग बिल्डिंग को निशानी लगा रखी है और अलग अलग जगह पेड़ को निशानी लगा रखी है और उसके थ्रू मैं वहाँ तक पहुँच रहा हूँ, और दूसरे ने साइन बोर्ड पे लगा रखा है। तो जो साइन बोर्ड पे लगा रखा है वो बहुत जल्दी पहुँचेगा, जबकि मैं जो हूँ वो थोड़ा लेट पहुँचूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने जो गेस्टॉल्ट मैप है या मैंने अपना जो कॉग्निटिव मैप को डिज़ाइन किया है वो डिफरेंट वे से किया है और उसने डिफरेंट वे से किया है। तो वही डिपेंड होता है कि हम किस तरह से चीज़ों को परसेप्ट करते हैं और किस तरह से एक मेमोरी पावर होती है, हम कितनी देर तक उस चीज़ को अपने अंदर होल्ड कर सकते हैं, और अलग अलग और भी कई फंक्शन होते हैं। तो इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि लर्निंग में फील्ड कॉग्निशन मोड भी होता है, कि हर एक का एक अलग कॉग्निटिव एस्पेक्ट होता है, हर एक का एक अलग कॉग्निटिव मैप डिज़ाइन होता है जो वो खुद करता है। नाउ द नेक्स्ट इज द ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन। ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन भी चीज़ है कि लर्निंग टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द कॉम्पीटिंग और मोर रिफाइंड ड्राइव्स। जब हम किसी चीज़ को लेके जो हमारे अंदर ड्राइव जनरेट होता है तो हम डिस्क्रिमिनेट भी करना हमें आ जाता है इसके थ्रू, टोलमैन के कंसेप्ट के थ्रू, कि हमें किस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और किस पे नहीं। फॉर एग्जांपल अब रैट वाले केस में ही अगर रैट को जाना था तो एक बारी रैट वहाँ तक पहुँचा, वो फूड तक रैट्स जितने भी थे, पर उनमें से कुछ ने डिज़ाइन कर लिया कि हाँ ये जो डिस्क्रिमिनेट कर लिया कि ये जो रास्ता है इसे अवॉइड करना है, मुझे इस रास्ते पे फोकस रखना है तो मैं जल्दी पहुंचूंगा। ये उनका कॉग्निटिव स्किल है, ये उनका कॉग्निटिव मैप है जो उन्होंने डिज़ाइन किया है और लेटेंट लर्निंग के थ्रू। तो इसी को हम ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। एंड मोटर पैटर्न्स, नेक्स्ट लर्निंग एंड रिफाइनमेंट ऑफ द सेंसरी और द मोटर स्किल। अब मोटर स्किल को भी ट्रेंड किया जाता है कि किसके थ्रू हमें वहाँ वैसे पहुँचना है, हमें कौन से बॉडी पार्ट की मूवमेंट कहाँ करनी है, किस तरह से हमें वहाँ से निकलना है। इट मीन्स बॉडी पार्ट मूवमेंट, इट मीन्स मॉडर्न मोटर पैटर्न, कि हमें किस तरह से अपने शरीर को डिज़ाइन देना है ताकि हम एकदम से एग्जैक्ट पहुँच सके। तो इस तरह के हमने पढ़े द 6 लर्निंग ऑन बिहाफ ऑफ द टॉल मैन। नाउ द लॉज ऑफ लर्निंग। अब लॉज ऑफ लर्निंग और इनके उनसे आया, द लॉज ऑफ लर्निंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। लॉ ऑफ एम्फेसिस यानी जोर देना, लॉ ऑफ डिसरप्शन है, लॉ ऑफ मोटिवेशन है। सबको समझेंगे लाइन टू लाइन। लॉ ऑफ मोटिवेशन, द लर्निंग इज प्रोपेल्ड बाय गेनिंग द फाइनल सक्सेस और अवॉइडिंग द फाइनल फेलियर इन इट इज़ दीज दैट गिव पर्पस टू द लर्निंग एक्टिविटी।
तो टॉलमैन के थ्रू हमें सिंपल पता चल रहा है कि लर्निंग तभी पॉसिबल है जब तक हमारी लाइफ में फाइनल सक्सेस हमें हिट होते रहे। जब हमने चूहों का केस देखा, तो जब हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, सेकंड करा और थर्ड करा, फर्स्ट केस में जो है इनका कॉग्निटिव मैप बहुत स्ट्रांग था क्योंकि उन्हें एग्जैक्ट मिल रहा था, वो तो उन्होंने लर्न कर लिया। सेकंड में थोड़ा स्लो था, थर्ड में बिल्कुल ही स्लो हो गया। यानी फर्स्ट में लर्निंग प्रोसेस बहुत स्ट्रांग हो रही थी, सेकंड में लर्निंग प्रोसेस वीक हो गई, थर्ड में लर्निंग प्रोसेस और वीक हो गई। तो हम ये कह सकते हैं जो कॉग्निटिव मैप का जो सेटअप है वो तभी तक बिल्ड होता रहता है जब तक हमें रिवॉर्ड मिलता रहेगा, और हमें एक तरह से हम कह सकते हैं जब तक हमारे हाथ में सक्सेस मेट होती रहेगी। यानी एक बच्चा बार बार ही फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, तो उसका कॉग्निटिव मैप डिज़ाइन हो चुका है, उसे अच्छी तरह से पता है मुझे ऐसी तैयारी करनी है, ऐसी करूँगा और इस बार मैं दोबारा से फर्स्ट आऊँगा। दिस इज़ अबाउट द लॉ ऑफ मोटिवेशन एंड लॉ ऑफ एम्फेसिस। नेक्स्ट वन इज लर्निंग कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग अप ऑफ पैटर्न इन गेस्टॉल्ट एंड देन selecting or emphasizing particular responses which emerge that tend to favor the getting of ultimate final success। ये भी वही बात है, लॉ ऑफ एम्फेसिस। अगर उसे फाइनल सक्सेस मिलता रहेगा तो एम्फेसाइज रहेगा, जो डालना, इट मीन तो वो लर्निंग बहुत ही आसानी से करवाई जा सकती है जिसमें कि उनके हाथ में फाइनल सक्सेस लगता रहे। जितने अच्छी तरह से वो सक्सीड होंगे लाइफ में, उतने अच्छी तरह से उनका कॉग्निटिव बिल्ट होगा, कॉग्निटिव मैप बिल्ट होगा, और ये लर्निंग जो है लेटेंट लर्निंग वो एक तरह से पर्टिकुलर और फिक्स लर्निंग हो जाएगी। नाउ लॉ ऑफ डिसरप्शन। लॉ ऑफ डिसरप्शन नाम से ही पता चल रहा है डिसरप्ट यानी रोकना। अब क्या चीज़ इसमें रोक सकती है कि उनके वीक कर सकती है उनके कॉग्निटिव मैप को, उनके डिज़ाइन को या उनके लर्निंग प्रोसेस को? वो सिंपल है, इट मीन्स दी वॉलेंट स्टिमुलाई, इधर फिजिकल या एकदम से उन्हें झटका लग जाए किसी चीज़ को लेके, या उनका ध्यान डाइवर्ट हो जाए कहीं और, या इमोशनल कोई फैमिली की सिचुएशन, ये सब कुछ ऐसा हो जाए। तो ये है लॉ ऑफ डिसरप्शन जो कि लॉज ऑफ लर्निंग में इफ़ेक्ट डाल सकती है और कॉग्निटिव मैप को जो है वो वीक कर सकती है, क्योंकि एक तरह से जो माइंड मैप सेट हुआ होता है दिमाग में और वो ही हमें अलग अलग टाइम पे इवोक करना होता है। पर कोई ऐसे हालात आ जाते हैं लाइफ में या कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है जिसकी वजह से या तो फिज़िकल एमिनिटीज़ हो जाए या कहीं पे कोई टक्कर हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो इस वजह से जो हमारे डिस्ट्रप्शन हो जाता है एक जो कॉग्निटिव मैप जो हमने डिज़ाइन किया होता है खुद के लिए। तो ये था हमारा पूरा कंसेप्ट। आई थिंक आपको समझ आएगा और बहुत ही ईजी वे में मैंने समझाया है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम हल और भी बहुत थिंकर्स पढ़ने वाले हैं। बस आप चैनल को लाइक करते रहिएगा और शेयर भी करिएगा। Now thanks to be part of our channel Feel Your Wings, Raise It to Feel It। ये पूरा मैंने लेक्चर लिया। आई होप आपको बहुत ही आसानी से समझ आया होगा, और मेरे बारे में और अगर आपको थोड़ा जानना हो या थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो तो आप नेक्स्ट पेज में दे सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।